फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स कहते हैं ज़िंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सबसे पहले एक बड़ा न्यूज़ लेके आऊँ। देख सकते हैं आप लोग 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होगी शिक्षक नियुक्ति। पहला न्यूज ये रहा, टीआरई 4 के लिए 63,000 पदों की रिक्तियां मिली, अन्य टीआरई 5 के लिए होगी। स्टेट का आयोजन टीआरई 4 के बाद ही होगा। तो ये रहा सबसे बड़ा न्यूज़। क्लियर है? तो चलिए अपने फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 6 to 8 के लिए फ्रेंड्स सेट नंबर 14 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स और साइंस का क्वेश्चन होगा। इसमें 40 क्वेश्चन जो सबसे पहले मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन जो होंगे कॉमन होंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो चलिए सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर आप लोग हमारे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी फ्रूटफुल हुआ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया हूँ और सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल बताऊँगा। 40 मैथ्स, 40 साइंस, 40 जीएस। तो अगर आप लोगों का कॉमन सब्जेक्ट जीएस है तो देख लीजिए, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मैं पूरे रफ्तार से बताऊँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हूँ। तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं सामान्य धन से। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्धा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वर्धा पहाड़ी ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, वर्धा पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सारे कहाँ पे है? गुजरात में। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस डेल्टा की उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है आंध्र प्रदेश में है। तो बात करना चाहते हैं महानदी। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है महानदी कहाँ पे आते हैं? उड़ीसा में। तो पहला आप लोग तो क्लिक कर दीजिए, नहीं गलत हो गया। ठीक है, सेकंड बात करना चाहते हैं महानदी का, तो गोदावरी की। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो आप लोग का आता है वह कृष्णा नदी के डेल्टा पास आती है, जो कि आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग का ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही जा रहा है। क्लियर है? लेकिन बात करना चाहते हैं कृष्णा का। तो कृष्णा का अगर आप लोग पता है उड़ीसा में तो आता ही है। ठीक है, साथ साथ अगर इसके बारे में बात करना चाहते हैं, कृष्णा जो डेल्टा आता है वह आंध्र प्रदेश में भी आता है, यानी दोनों में आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कृष्णा और गोदावरी दोनों आप लोग का क्लिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए गोदावरी, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा दोनों जो है वो कोलोरी झील पे स्थित है। कोलोरी झील पे स्थित है। कोलोरी झील कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? अगेन आई रिपीट, नाथपा झाकरी जो बात करना चाहते हैं, देखिए नाथपा झाकरी बोल रहे हैं। तो नाथपा झाकरी जो परियोजना वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करना किस नदी पे स्थित है? तो याद रखिए सतलज नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? ये सतलज नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, शरावती बाग की मुहाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पता होगा शरावती नदी का मुहाना जो है वो अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और ये बात करना चाहते हैं किस राज्य में? तो कर्नाटक में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में। क्लियर है? मैसूर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अगेन आई रिपीट, मैसूर शहर जो है वो आप लोग का कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है ये। तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। भारत की लेटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देख रहे पहला, यह साधारणतः लाल रंग की होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा यह लाल रंग की होती है। लेटेराइट मिट्टी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला आप लोगों को पता है ये लाल रंग की नहीं होती है। सेकेंड, इसमें नाइट्रोजन एवं एक मिनट, ये पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। आप लोग का बिल्कुल पहला सही है, लाल रंग की होती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और पोटास के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं पाए जाते हैं, कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो आप लोग का जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा इसका मुख्यतः जो विस्तार है ना राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, जो कि आप लोग के सामने ये सही है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, ये आप लोग गलत, इसमें नहीं होगा। इसमें चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मसालों की खेती, बिल्कुल ये सही है, यानी 1 और 4 सही होगा। तो 1 और 4 अगर देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, काकरापारा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे तो है, लेकिन कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहता था, ताप्ती नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना? तो उकाई। क्वेश्चन आता उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे। क्लियर है? तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा आलू जो तो शिमला में, कहाँ पे है? शिमला में। तो केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं गन्ना का, तो गन्ना जो आप लोग का आता है वो लखनऊ में आता है। इस चीज़ को याद है, गन्ना कहाँ पे आता है? लखनऊ में आता है। वही बात करना चाहते हैं चावल का, तो चावल आता है कहाँ पे? कटक में। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? अल्टीमेटली क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में। कहाँ पे फ्रेंड्स? कैमूर जिला में। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कांवर झील, एक होता है कांवर झील भी, जो कि कांवर झील कहाँ पे आता है? बेगूसराय में। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में है। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मुजफ्फरपुर बम कांड सबसे पहले 1908 में हुआ था। इसका संबंध प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है, एक बी में लिख रहा है। तो एक से अधिक करना पड़े, एक से अधिक। अगेन आई रिपीट, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वह 30 अप्रैल को हुआ था। ये याद रखें, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। ठीक है। और 30 अप्रैल 1908 को दो क्रांतिकारी के ऊपर, एक था प्रफुल्ल चाकी और एक था आप लोग का क्या बोल रहा हूँ मैं, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उसके गाड़ी पर बम फेंक दिया था। क्या नाम था? याद रखें, जज। देखिए इस क्वेश्चन को याद रखें, किसको मारने के लिए था? तो डगलस किंग्सफोर्ड, ये याद कर लीजिए नाम, किंग्सफोर्ड। तो अगेन आई रिपीट, जिला डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उसकी गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन मूलवश दो अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। यानी इसका मौत नहीं हुआ था, बल्कि मूलवश रूप से वहाँ पे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में मारे गए दो महिलाओं में वकील केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। यानी कि जो वकील केनेडी थी, याद होगा आप लोगों के साथ, जो वकील थी केनेडी ना, उसकी बेटी और कौन थी? पत्नी थी। क्लियर है। और इसी दौरान प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के से गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 मई 1930 को, प्रफुल्ल चाकी क्या कहता है, 1 मई 1930 सॉरी 1908 बात करना, 1 मई 1908 को बिहार के मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पे अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। वही खुदीराम बोस के बारे में बताना चाहता हूँ। 11 अगस्त, जो कि शायद आज 11 अगस्त ही है, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दी गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है किसे फांसी की सजा दिया गया था? तो खुदीराम बोस को। कब मिला था? तो 11 अगस्त 1908 को। ये भी याद रखिए। क्लियर है। चलिए, और किस पे बम फेंक रहा था? तो डगलस किंग्सफोर्ड को। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ये जो प्रकाशन किया था इंडियन ओपिनियन का। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते कब किया था? तो याद रखिए, महात्मा गांधी ने जून, देखिए मैं लिख देता हूं, महात्मा गांधी ने जून 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता हो, इसकी जो स्थापना जो किया था जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। तो ब्रिटिश काल में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से है? तो देखिए एनी बेसेंट के द्वारा बोला, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे कॉमनवेल्थ। देखिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो दोनों है ना, वह एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया। एनी बेसेंट के द्वारा। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अखबारों को एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं और भी कुछ क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड बातें करना चाहते हैं एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा एनी बेसेंट के बारे में। सबसे पहले 3 टर्म्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एनी बेसेंट पहली बार 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रसार के लिए सोसाइटी के प्रतिनिधि रूप में कार्य किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें, इसे 1917 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। क्लियर है। और फाइनल जब इसका जो मृत्यु हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट डेट था, तो 1933 में डेट था 20 सितंबर 1933 को इसका मद्रास में मृत्यु हो गया था। ये याद रखिएगा। क्लियर है। और इसका 2 पेपर पेज था, एक था आप लोग का कॉमनवेल्थ, एक था न्यू इंडिया। ये दोनों याद रखिएगा। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। चलिए, एंड और फ्रेंड ये लागू कब किया था पता? होम रूल लीग आंदोलन से 1916 के समय लागू किया था, बल्कि अखबार छपाया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, सब फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का जो किया था राजा राम मोहन के राय के द्वारा किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, लाला लाजपत राय, देखिए लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय, सॉरी नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। देखिए
राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरायतुल अखबार का प्रकाशन जो किया था वह 1822 में किया गया था। क्लियर है। और इसका जो प्रकाशन होता है वह कलकत्ता से होता था। कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मिरायतुल का अर्थ होता है अखबारों का आईना होता है, अखबारों का आईना होता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और किताब लिखा था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। देखिए मैं लिख देता हूँ, संवाद कौमुदी होता है। आई थिंक क्लास 10वां का क्वेश्चन था ये, संवाद कौमुदी था, जो कि फ्रेंड्स ये बंगाली में लिखा गया था। क्लियर है। इस सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर जमींदारों ने किसानों की एक सभा पर हमला किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, डेट था अगस्त 1942, यानी कि अगस्त नहीं ये रुके, सविनय अवज्ञा हुआ था 1932 के दौरान। हाँ देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये जो किया था जहानाबाद में किया था। कहाँ पे किया था? जहानाबाद में, जहानाबाद में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड नमक आंदोलन के ही रूप में जो जिसे दिया गया था उसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्लियर है। और ये एक ऐसा था जिसमें नमक टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग का TRE 1.0 में ये क्वेश्चन आया था इससे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये रहा, अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 11 अगस्त, देखिए 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोलीकांड हुई थी। याद रखिएगा। क्लियर है। ये भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में बढ़ रही थी, जिस पर तत्कालीन जिला अध्यक्ष WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। क्लियर है। इसमें कुछ 7 छात्र शहीद हो गए थे, ये भी आप लोगों को शायद पता होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पहली बार बिरसा मुंडा को 1895 वर्ष में गिरफ्तार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बिरसा मुंडा को, देखिए बिरसा मुंडा को 1897 महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान हीरक जयंती, आई थिंक आप लोगों को पता होगा हीरक जयंती, देखिए मैं लिख देता हूँ, हीरक जयंती के अवसर में जेल से मुक्त किया गया था। वही दूसरी बार 3 जून, देखिए मैं लिख देता हूँ, दूसरी शायद 3 मार्च था। देखिए दूसरी बार जो इसको बंद किया गया था 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगल ब्रिटिश शासन में गिरफ्तार किया गया था, जब वह सोया हुआ पाया गया था। अब फाइनल दबे इसका जो मौत हो गया था 9 जून को, याद रखिए 9 जून 1900 को इसका फाइनल दबे इसका मृत्यु हो गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। हैजा बीमारी से। आप लोग बताइए बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता करता है आप लोग का अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो फ्रेंड ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 108 में इसका जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 108 में जिक्र किया गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 87 के बारे में। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिवेशन, यानी विशेष अधिवेशन जो होता ना, देखिए मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख आर्टिकल नंबर 87 में किया गया। क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा। और आर्टिकल नंबर 86 क्या बोलता है? सदनों में अभिभाषण करने और उसको संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति का आदेश का उल्लेख किया गया। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, भारत निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? यहाँ पे ध्यान रखिए, नहीं रहे। तो पहला लिखा विनोदानंद झा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है विनोदानंद झा ये रहे हैं, कब रहे थे? तो आई थिंक आप लोग पता है 1961 से लेकर 63 के बीच में। तो ये तो आप लोग का पहला कैंसिल हो गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता ये रहे तो 1968 के दौरान, तो 1968 से लेके 1968 में ही रहे थे। क्लियर है। तो गोविंद नारायण झा, तो याद रखें गोविंद नारायण झा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि ये बिहार के राज्यपाल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए, बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो शुरुआत हुआ था 2011-12 के वित्तीय वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज
101.50 होता है, तो उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला होता है, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। देखिए CI बराबर लिखिएगा SI, क्या कीजिएगा SI कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, 2 वर्ष के लिए ना, तो 200 प्लस R कीजिएगा, बाई क्या कीजिएगा 200 कर लीजिएगा। तो ये आप लोग को फार्मूला के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें साधारण ब्याज निकालने को बोल रहा, तो CI का वैल्यू कितना लिखा, तो देखिए 101.50 लिख रहा है। SI आप लोग को निकालना, तो SI रख देंगे 100 प्लस R यानी कि 3%, तो 200 प्लस R यानी 203 हो गया, बाई क्या करेंगे 200। होपफुली अगर इसको कैंसिल करते तो 100 आ गया, पूरा कैंसिल 2 बच गया। तो अगर यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो SI का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा ना, तो टोटल 100 रुपीज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित एक अलमारी 11% के लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपये देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए कुछ भी नहीं करना है। टोटल देखिए 6200 है ना, ये 6200 को क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 11% लाभ पे बोला, तो 11% यानी 111 कर दें, यहाँ पे ये कर देंगे। अगेन आप लोग को 20% लाभ के लिए बोला, तो हम लोग क्या करें 120 ऊपर में क्या लिखें 100। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, टोटल आएगा 4654.65 रुपीज़ आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप लोग को देखना पड़े ए, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर ए के लिए आप लोग देख रहे हैं तो 18 लिख रहा है, क्लियर है। वही अगर बात करना चाहते हैं ए प्लस बी का, तो अल्टीमेटली ए प्लस बी का अगर देखिएगा तो 8 दिन लिख रहा है, क्या लिख रहा है 8 दिन। वही बात करना चाहते हैं बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी के लिए देखिए तो 6 दिन लिख रहा है, क्लियर है। और आप लोग बोला ए प्लस बी प्लस सी के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तीनों का कार्य निकालें। तो यहाँ पे 18 8 अब 6 का एलसीएम निकालिए तो टोटल 72 यानी कुल कार्य हो गया 72। अब देखिए ए का अकेले का क्षमता देखें ना, तो 18 चौक 72 यानी 4 हो गया। अब ए प्लस बी यानी यहाँ पे 9 आ गया। अब बी प्लस सी का देखिए ना तो 12 आ रहा। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो ए का क्षमता आप लोग को ऑलरेडी पता है 4 है, तो इससे आप बी का निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी मिलाकर कितना होता है 9 था। तो यहाँ से बी का क्षमता का निकालिए तो 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 बच गया। अब बी प्लस सी में तो अल्टीमेटली में देखिए बी का कितना लिख रहा है 5, अब लोग को सी निकालना है, तो बी प्लस सी का देखिए तो 12 लिख रहा। तो यहाँ पे सी का निकालिए तो 12 में से 5 को हटाएं, कितना बच गया 7 बच गया। यानी कि देखिए ए का आप लोग के सामने 4 हो गया, बी के सामने 5 हो गया, सी के सामने 7 हो गया। तो बोला ए बी सी एक साथ कार्य करते हो इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल ओवरऑल वर्क था 72। अब ए की क्षमता कितना था 4, बी का क्षमता कितना था 5 और सी का 7 था। 7 5 12, 12 4 16, तो 72 को 16 से डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं 72 को 16 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग का आ जाएगा 9 और यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि 4 का पारा से डिवाइड कीजिएगा ना, तो देखिए सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 9 72। तो यहाँ पे क्या 4.1/2 दिन आएगा। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, आप लोग को चाल निकालना है। सबसे पहले ओवरऑल तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा चाल अगर निकालना ना, चाल बड़ा दूरी बड़ा समय होता है, दूरी का वैल्यू होता है 325 किलोमीटर देगा और समय 2 दूनी 4 1 5 यानी कि टोटल के 2.5 आ रहा। तो यहाँ से आप लोग निकालेगा तो चाल आ रहा है 130 किलोमीटर पर आवर आ रहा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब क्या करें हम लोग यहाँ से समय निकालना है, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी का वैल्यू देखिए 650 है, वही चाल की बात करना चाहते थे 130 था। तो ओवरऑल अगर आप लोग निकालिए तो 5 आवर आ रहा है, कितना आ रहा 5 आवर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। यदि ए बराबर 9 सॉरी ए रेशियो बी बराबर 9 रेशियो 7 है तो 11a माइनस 9b रेशियो 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले 11 है, ए का वैल्यू 9 है तो 9 लिख दिया हूँ, माइनस 9 है 9 है, बी का वैल्यू कितना लिख रहा है 7। ओवरऑल देखेंगे क्या लिख रहा है 2 ए का वैल्यू 9 था माइनस प्लस है, अब बी का वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 होगा, 99 माइनस 9 7 63 हो गया। बाई कीजिएगा तो ओवरऑल इसको कीजिएगा तो 9 दूनी 18 प्लस 7 21 हो गया। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो टोटल अगर आप लोग देखिए ना तो 12 रेशियो 13 आ जाएगा। तो 12 रेशियो 13 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आप लोग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आप लोग आई थिंक बना लिए होंगे। देखिए 6 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 17:13 था और उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले ए और बी है, तो ए और बी के बारे में लिख रहा हूँ। तो ए का अनुपात लिख रहा है 17, बी का अनुपात कितना लिख रहा है 13। तो यहाँ पे लिख रहा था ये 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व लिख रहा है ये। तो हम लोग अब क्या लिखा, इसका अनुपात का वैल्यू कितना लिखा था? 5:4 लिख रहा है ये वर्तमान में। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड? देखिए अंतर देखिएगा तो 4 का था, तो दोनों तरफ से 4 से गुना करें। देखिए डिफरेंस 4 का था ना, तो 5 चौक 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना लिख रहा, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 लिख रहा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका राइट आंसर अगर देखिए 56 का, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विलयन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 है और 9:7 है। विलयन ए और बी के 2:3 में किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन सबसे इजी है, कुछ मत करिए। फिर देखिए सबसे पहले मान लीजिए एसिड है ये और ये क्या वाटर है ये, तो इसका रेशियो लिख रहा 3:5 लिख रहा। क्लियर है? अब यहाँ पे लिख रहा आप लोग का 9:7 लिख रहा। हम आप लोग को बताए थे सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ से करें? देखिए अगर यहाँ पे 9 लाना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर 9 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रुकिए यहाँ पे एक काम कीजिए ना, इसको इक्वल कीजिए। सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसको इक्वल कीजिए, तभी इसको मान लीजिए आप लोग 3 से दोनों साइड गुना करते हैं, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 9 9 18। रुकिए इस टाइप से एक और बताना चाहता है तरीका आता है। देखिए आप लोग का ये एसिड है और ये क्या आप लोग का वाटर है। तो फ्रेंड्स ए का रेशियो अगर आप लोग देखेंगे तो 3:5 लिख रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये बी की बात करना चाहते हैं तो बी का अगर रेशियो देख रहे होंगे तो आप लोग के सामने लिख रहा था 9 अनुपात कितना लिखा था, 7 लिख रहा था। आई थिंक यहाँ तक आप लोग का पूरे का पूरे ओवरऑल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ पे आप लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये, तो इसको ओवरऑल कीजिए तो ये 11:9 के रूप में टूट रहा। और ये अगर आप लोग देखिएगा तो इसका भी अगर आप लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है ये। आप लोग क्या कीजिए, इसको हो जा रहा नहीं, हाँ। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर इसको तोड़ना चाहते हैं 4 से गुना किया तो 12 आ गया, इसको करेंगे 20 से गुना कर दिए। क्लियर है? डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद इसको भी अगर बराबर कीजिए तो 9 को 3 से गुना करें, 9 3 27 हो गया, 7 21 हो गया। अब ओवरऑल आप लोग देखिएगा तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड हम लोग ये बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ जोड़िए, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 9 3 27 27 से 12 कितना होता है, 39। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग का 21 था, 21 से 20 कितना होता है, 41। तो 39:41 है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या क्या होगा? कुछ नहीं करना, जब भी न्यूनतम संख्या बोलता है ना तो आप लोगों को जो वैल्यू दिया उसका एचसीएफ निकालेगा, यानी 15 और 12 का एचसीएफ निकालेगा। तो सबसे पहले आप लोग टाइल्सों की संख्या एन निकालना है। सबसे पहले देखिए वर्ग है ना, तो वर्ग यहाँ पे आगे दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी 15 गुना 12 कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोनों का एचसीएफ निकालिए तो 3 आएगा। आप लोगों को क्या करना, क्षेत्रफल के रूप में निकालना है, 3 गुना 3 करना है। तो 3 चौक 12 हो गया, 3 5 15 हो गया, तो 5 चौक क्या होता है, 20 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तोड़िए 2, फिर क्या लिखें 8, लास्ट में क्या रहा 5। तो फ्रेंड इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली देखिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान क्या लिखा है, अलग, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वैसे परमाणु वैसे 2 तत्व जिसके परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उसे बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप बोलते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, यानी कि देखिए एक होता है, देखिए तीनों का परमाणु संख्या सेम रहेगा, यानी कि क्या होगा 1 1 1। इसका परमाणु 1, इसका 2, इसका 3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम बोलते हैं। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो परमाणु सबसे ज्यादा समस्थानिक जो होता है वो पोलोनियम का होता है, पीओ का होता है। क्लियर है? जी का एसआई इकाई त्वरण का एसआई का इकाई के बराबर जो कि है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग बता जी या फिर त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर। आप लोग मीटर पर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? और फ्रेंड ये छोटा जी का जो वैल्यू चेंज होता रहता है, वैसे आप लोग को बता 9.8 होता है। क्या होता है ये 9.1 होता है, जो कि 45 डिग्री अक्षांश और समुद्री तल पे इसका वैल्यू देखा गया। क्लियर है?
और अन्य स्थान पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न भी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं कैपिटल जी, जिसे हम इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इसका यूनिट निकालिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। जल एवं आघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी आघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, जल एवं आघुलनशील पदार्थों का मिश्रण का भारी आघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने वाले चांदी की बनी वस्तुओं के बनने की वजह से काली होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने वाले चांदी की बनी वस्तुएं जो होता नहीं, यानी कि इसमें मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड का जो रंग होता है काली होता है। इसके पीछे होता है Ag2S होता है, यानी Ag2S होता है। फार्मूला लिखिएगा Ag2S कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड बात करना चाहते हैं चांदी का, तो अल्टीमेटली पता होगा चांदी का सबसे पहले परमाणु संख्या, तो अल्टीमेटली परमाणु संख्या जेड से सूचित करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? और अगर बात करना चाहते हैं किस वर्ग में आता है, तो अल्टीमेटली पता होगा वर्ग जो आता है ना 11वां में आता है, जिसे सिक्का धातु भी कहते हैं। और यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी सर्वाधिक चालकता किसका होता है? Ag का होता है, सिल्वर का होता है। इसके बाद ये होता है कॉपर का। क्लियर है? और इसके अयस्क जो होता है, पहला होता है अर्जेंटाइन होता है, सेकंड होता है हॉर्न सिल्वर होता है, हॉर्न सिल्वर होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। साथ साथ Ag को नोबल धातु भी कहते हैं, नोबल धातु ना कि नोबल गैस। रक्त को धमनियों इससे सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया था उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, रक्त को धमनियों और सिराओं से जिन सूक्ष्म नलिकाओं से माध्यम से प्रवाहित किया था उसे क्या कहते हैं? तो अल्टीमेटली पता होगा, इसे कैलोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसे बोलते हैं केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। याद रखिए, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया था उसे बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। बातें करना चाहते हैं रक्त के बारे में, तो याद रखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। क्लियर है? और मनुष्य का लगभग, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रक्त में आरबीसी का नियम अस्थि मज्जा में होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोगों को पता होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि आप लोगों को पता होगा। देखिए, आप लोग मूत्राशय देखे होंगे ना, इस टाइप से जो जाता है ना, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो मूत्राशय में ही अवस्था होता है। तो मूत्राशय, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात ही करना चाहते हैं इसके बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है, याद रखें मूत्राशय में अवस्थित होता है। क्लियर है? अब ये आप लोग बताना चाहता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि से स्रावित जो होता है ना, वह क्षारीय द्रव वीर्य का मूल भाग होते हैं। चलिए, और प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार का एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कॉपर्स ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछता था कॉपर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अगेन याद रखें कॉपर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। निषेचित अंडा युग्मनज प्रत्यारोपित हो जाती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, तो ये जो हो जाती है, ये आप लोग का गर्भाशय में होते हैं। किसमें होते हैं? गर्भाशय में। तो निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाती है। क्लियर है? और फ्रेंड्स बात करना चाहिए अंडाशय। अंडा जो होता है, अंडा का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में यूनिक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो इसका राइट आंसर था ली सब। इसको इग्नोर करना है क्योंकि 23 वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछा। ये देखिए, इसको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ गया था? तो 2023 की बात करना चाहते हैं, वो जोहानसबर्ग में हुआ था, लेकिन हम अभी प्रेजेंट में है 25 में। तो फ्रेंड चलिए 25 के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। तो याद रखिए 25 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले देखिए बी, आप लोग लिखिए BRICS, आगे इसको लिखने का प्रयास किए। ब्रिक्स, बी से होता ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चीन होता, S फॉर होता साउथ अफ्रीका। ठीक है? ये इसका मूल कंट्री थे। इसका क्या था? ये मूल कंट्री थे, यानी कि फ्रेंड ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वैसे 2009 में आया था। ये सब 4 क्या थे? मूल कंट्री थे। क्लियर है? और इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका हुआ था गठन 2009 में हुआ था। क्लियर है? बाकी बात करना चाहते हैं 2025 में, तो याद रखें ब्रिक्स का जो 2025 में जो बैठक हुआ था, 2025 में जो बैठक हुआ था वह ब्राज़ील के
रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 2026 में जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 26 अपना प्यारा देश भारत में होने वाला, कहाँ पे होगा ये 26 में? भारत में होगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इसमें कुल कितना देश है। तो सबसे पहले ब्रिक्स, ब्रिक्स में नाम में ही स्पष्ट है, देखिए बी लिखे, आर लिखे, आई लिखे, सी, ये मेल मूल देश थे। अब इसमें साउथ अफ्रीका जो शामिल हुए थे 2009 में शामिल हुए थे। क्लियर है? अब अभी टोटल इसमें देखा तो 11 देश है, यानी कि देखिए एक होता मिस्र, मिस्र शामिल हुआ है, उसके बाद इथोपिया शामिल हुआ है, फिर आप लोग बताना चाहिए इंडोनेशिया शामिल हुआ है, फिर ईरान शामिल भी हुआ है, फिर यूएई शामिल हुआ है। यानी कि देखिए 9, 10, 11 सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक यूएई है। ठीक है? तो टोटल अगर इसमें देखिएगा ना तो टोटल इसमें 11 देश शामिल हो चुके हैं। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आ चुके हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन में। तो चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। गणित और विज्ञान का के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m² - 5m प्लस k का गुणनखंड होगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, m-2 का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो ऑलरेडी m का वैल्यू आएगा 2। अब जहाँ जहाँ m वहाँ पे वैल्यू पुट किया तो m² 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 5 2 10 हो गया प्लस k, यानी कि k का वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे ओवरऑल 6 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो k का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक त्रिभुज के शीर्ष 4, 6, 2, -2 एवं 0, 2 है। इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। जब भी केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो सारे x1, x2 और x3 को सम कर देंगे, यानी कि 4 + 6 + 0 करेंगे, ओवरऑल इसको 3 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे 6 - 2 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल कीजिएगा तो 6 - 2 + 2/3। तो यहाँ पे 6 4 10 बटा, यहाँ पे देखिए 6 4 10, यहाँ पे कितना 4 था नहीं, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, 4 2 6, 6/3 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 2 आ गया, तो यहाँ भी 2, यानी 2 2 आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे 2 2, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड थ्योरम है, अगर आप लोग क्लास 10 का थ्योरम पढ़े तो आप लोग को याद होगा। ये क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सी है ऑप्शन इसका होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन 74 आप लोग को पता ही नहीं चला। वैसे मेरे पास माइंड में क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था 0.23 और इसमें 3 4 पर रैकरिंग था, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए टोटल ओवरऑल लिख दीजिए 3 2 3 4 लिख देंगे। जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं उसको माइनस कर देंगे, जितना संख्या पे रैकरिंग उतना 9 लिख देंगे। ठीक है? जितना पे नहीं उसको 0 लिख देंगे। तो ओवरऑल सॉल्व किए तो 332 बटा क्या लिखेंगे 990 लिखेंगे, 332 बटा 990। ओवरऑल इसको यही आंसर होगा। तो 232 बटा 990 है ऑप्शन क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए यदि tan थीटा का वैल्यू -4/3 है तब sin थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को पता है ये माइनस में लिख रहा, तो अल्टीमेटली कंसेप्ट पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये जो आप लोग को माइनस में लिखा चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर? इस चीज़ को तो पता चल गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 3 था ना, तो हाइपोटेनस का वैल्यू लेंगे तो 5 आएगा। अब sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है आप लोग का, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 4/5 लिखेंगे। अभी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 4/5 हो गया। अभी अगर आप लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -4/5 होगा, यानी कि इसका 4/5 या फिर -4/5 आंसर होगा sin थीटा के लिए। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मान निकालना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को, तो आप लोग क्या कि 21, देखिए इसमें an निकालिए, ये देखिए सम का ऐड करना 21 + 24, देखिए यहाँ पे सारे का डिफरेंस क्या 3 है, यानी कि जब डिफरेंस सेम होता है हम लोग AP बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू अगर आप लोग देख रहे हैं तो 21 लिख रहा, क्लियर है। वही डी का वैल्यू देखिए तो 3 लिख रहा, और वही एल की बात करना चाहते हैं तो 51 लिख रहा। हम क्या करेंगे an का सबसे पहले n निकालिए। तो n निकालने के लिए अल्टीमेटली फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, an = a + n - 1d। तो देखिए an का वैल्यू 51 है, आगे a का वैल्यू 21 है, प्लस n है -1 है, और d का वैल्यू कितना था 3 था। तो 51 में से 21 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली कितना होगा फ्रेंड्स, तो 51 में से 21 को घटाएंगे तो टोटल 30 बचेगा। 30 बराबर क्या लिखेंगे 3 × n - 1। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालेगा तो ओवरऑल आएगा 11, क्या आ गया 11। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका योग निकालेंगे। तो एसन का फार्मूला पता है, देखिए आप लोगों को शायद पता होगा तो अच्छी बात। देखिए इसका फार्मूला होता है n/2 a + l होता है, तो a + l लिख दिए। क्लियर है? तो हम क्या करना चाहते हैं, देखिए n का वैल्यू कितना लाए थे 11, तो 11/2 कर दें। a का वैल्यू अल्टीमेटली 21 था, और l का वैल्यू लास्ट टर्म 51 था। अगर आप लोग ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं 11/2 करेंगे 21, और 51 होता है 72। तो ओवरऑल सॉल्व करते 396 आया, 396। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो 396 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये समीकरण का मूल निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं अगर आप लोग मूल निकालने में कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप लोग ऑप्शन पुट करके देख लीजिएगा। वैसे निकालिए तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी ये -2/3 भी आएगा, 2/3 भी आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
इस क्वेश्चन को बनाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप लोग को आई थिंक आप लोग को पता होगा। देखिए सबसे पहले आई थिंक आप लोगों को मैं बताया भी था। देखिए कॉस स्क्वायर ए आता है, यानी कॉस स्क्वायर ए है, प्लस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कॉस स्क्वायर बी है, यानी दोनों का स्क्वायर में आता है, दोनों का एंगल अलग है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जस्ट लाइक सेम आप लोगों को ये भी मैं बताया था, साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है, ये दोनों का भी वैल्यू क्या होता है 1। लेकिन कंडीशन क्या होता है, जब ए प्लस बी यानी जब दोनों का सम करने पे कितना डिग्री आता है 90 डिग्री, जब दोनों का सम करने पे 90 डिग्री आता है तो दोनों का सम का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए 70 20 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 आ रहा, यानी कि ओवरऑल अगर दोनों का वैल्यू देखिए तो 1/1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर 64 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 64 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे लिखा कॉस 64 इंटू साइन 64, यहाँ पे क्या लिखा साइन 26 लिख रहा। हम एक काम करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं जो कंसेप्ट बताने के प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पे जो है आप लोग के सामने रहने दिए, साइन स्क्वायर कितना लिखा 64 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए इंटू बी का फॉर्मूला में आ रहा ना, तो हम इसको बदलेंगे तो आप लोग अल्टीमेटली ये अगर कीजिएगा ना तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखिए, ये साइन को क्या किए ना यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी 64 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा ना ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कीजिए तो 1/1 है, यहाँ भी 1 आ जाता है, यानी 1 कितना है 2 आंसर। तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आएगा 2 आएगा। चलिए इसमें आप लोगों को माध्यिका निकालना है। सबसे पहले माध्यिका का निकालने के लिए बोलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका CF निकालिए। तो देखिए 3 है तो 3 रहेगा, फिर 3 है 7 को ऐड कर 10 होगा, 10 10 कितना होगा 20 होगा, 20 है 10 कितना होता है 30 होगा, 30 और 11 कितना होता है 41 होता है, 41 और 5 कितना होता है 46, 46 और 4 कितना होता है 50। तो टोटल देखेंगे एन का वैल्यू 50 आ गया, तो हम लोग क्या करें n/2, तो यानी कि 50 से का आधा कितना था 25। तो सॉरी इसका माध्यिका निकालना ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें माध्यिका यानी कि 50 का आधा क्या होता है 25, 25 और 26, तो 26वां टर्म यहाँ पे देखेंगे कौन सा रहा, तो 26वें टर्म के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे कौन सा रहा। तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स आप लोगों को फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो आप लोग देखिएगा कौन सा रहा, तो वैसे 26वां टर्म के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा तो इसमें चौथा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें आ रहा नहीं, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या आएगा C इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, इसको मैं बताने को देखिए, माना ओ ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र है और डी ट्रायंगल BAC की भुजा BC पर एक बिंदु है जिसमें OD परपेंडिकुलर BC है, एंगल कोण BOD का वैल्यू 15 डिग्री है, तो एंगल ABC का मान क्या हो। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए आप लोग को सबसे पहले ट्रायंगल ABC को शो कर दिए, यहाँ पे आप लोग का A है, आप लोग का ये क्या है B है, आप लोग का ये क्या है C है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप देखिए स्टेप से निकालेंगे, ये देखिए ये A है, यहाँ पे D कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग का लिख रहा है एंगल BOD, तो BOD कर दिए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे BOD का वैल्यू अल्टीमेटली 15 डिग्री लिख रहा है, 15 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का 90 शो कर रहा था, क्लियर OD परपेंडिकुलर BC था। अब सॉल्व कीजिए ना, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं एंगल OBD का वैल्यू, तो OBD का अगर वैल्यू निकाले होंगे तो क्या करें, देखिए OBD का वैल्यू तो 180 डिग्री माइनस यहाँ पे तो 90 डिग्री है 15, तो 90 या 15 कितना होता है 105 होता है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ गया 75 डिग्री। अब देखिए एंगल B क्या OB का समद्विभाजक है, तो इसलिए एंगल ABD का अगर वैल्यू निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे 75 को 2 से गुना कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 150 डिग्री आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 150 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए आप लोग का लिखा समुच्चय यानी सेट्स का क्वेश्चन है, ABC के उप समुच्चय की कुल संख्या कितनी होगी। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, इसमें आप लोग को सबसेट पता है, तो सबसेट के लिए फार्मूला 2 पर पावर n होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कर देंगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना 3 था, तो 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 8 हो गया। 8 ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि इसका राइट आंसर 8 होगा। चलिए अब इसमें आप लोगों को असंगत है, देखिए समीकरण ये जो है ना इसमें असंगत है, तो के का मान निकालना है। सबसे पहले जब भी असंगत रहता है तो असंगत के लिए फ्रेंड आप लोग का होता है समांतर कंडीशन में होता है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे। तो A का वैल्यू 7 था, A2 का वैल्यू 11 था, B1 का वैल्यू -2 था, इसका वैल्यू -K था, इज नॉट टू इक्वल टू क्या करेंगे 3/8 लिख देंगे ना, हाँ तो इसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 11 दूनी 22/7 होगा, तो अल्टीमेटली 22/7 यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। 27/25 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो देखिए शांत के लिए बोला नहीं है, हम क्या करेंगे देखिए फ्रेंड 27/25 से कुछ नहीं करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। शांत होने के लिए क्या कि दोनों को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 100 आ रहा नहीं है, तो देखिए 27 को 4 से गुना करें 108 हो गया, 25 चौक कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू निकालेगा तो 1.08 आएगा, यानी कि देखिए ना दशमलव के 2 अंकों बाद होते हैं, यानी कि दशमलव के 2 अंकों बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा था आगे देखते हैं, तो 2 दशमलव अंकों के बाद होगा शांत, तो ऑप्शन नंबर क्या करें A को क्लिक कर देंगे।
चलिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 10th पढ़े हैं तो अच्छे से तो पता होगा। देखिए आप लोग को लिख रहा है त्रिभुज चित्र में ई एफ, देखिए ये ई एफ, ई और एफ ट्रायंगल ए बी सी के मध्य भुजा यानी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। जी एच जो है ना ट्रायंगल ए ई एफ के भुजा ए ई और ए एच ए एफ के मध्य बिंदु है। यदि जी एच का वैल्यू 1.8 लिख रहा तो आप लोग को BC निकालना है। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता, देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है GH का, तो GH का लिख रहा तो सबसे पहले EF का निकालेंगे। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा EF जो होगा ना GH का दुगना होगा यानी कि 3.6 हो गया। अब BC का निकालना चाहें तो ये EF का दुगना होगा, नहीं इसको दुगना करें तो 7.2 होगा। तो राइट आंसर 7.2 होगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। एक और नीचे रहता फिर उसको 2 से गुना कर देते हैं यानी कि 14.4 हो जाता है। चलिए इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको अगर कीजिएगा ना तो ये फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप लोग अल्टीमेटली ये देखिएगा ना ये फार्मूला बेस्ड है। आई थिंक अगर आप लोग sin 2a का फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए sin 2a का अगर आप लोग फार्मूला पढ़े हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ 2 tan a, देखिए मैं लिख देता हूँ 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए मैं लिख देता हूँ बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ये फार्मूला होता है। हम क्या करते हैं, देखिए ये फार्मूला देखिए आप देखिए 2 कर दिए ए, तो यहाँ पे ए के यहाँ पे क्या लिख रहा है tan, ए के यहाँ पे 30 डिग्री लिखा, देखिए आ जाएगा सेम। बाई क्या करें 1 प्लस tan स्क्वायर क्या करेंगे तो 30 डिग्री, देखिए सेम क्वेश्चन ये आ गया ना। तो ये फार्मूला किसका होता है sin 2a का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अबे हो ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, साइन तो लिख देंगे 2 अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना था 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली फ्रेंड यहाँ पे साइन 2 को 30 से गुना कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर साइन 60 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे सॉल्व कीजिए तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू बी आ जाएगा, 2b आ जाएगा। एक भिन्न के अंश और हर का योग 7 है, अंश का 4 गुना, हर के 5 गुना से 8 कम है, तो भिन्न ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों का योग 7 आना चाहिए। देखिए 6 और 1 7 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या लिख रहा, अंश का 4 गुना, हर के 5 गुना से 8 कम है, तो अंश का 4 गुना। तो देखिए अंश का 4 गुना, मान लो अंश का 4 गुना ले देंगे, हर के 5 गुना से 8 कम है, तो इसका 5 25 25 8 नहीं, पहला इसका अगर आंसर अगर देखिएगा ना तो ओवरऑल बनाएगा तो इसका भिन्न आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 3 के प्रथम 6 प्राकृतिक गुंजों का औसत क्या होगा। फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना औसत में, आप लोग क्या कीजिए, कुछ नहीं कर, देखिए इसका प्रथम गुणज करेंगे तो 3 के पहला यानी 3 पहला पलम कर देंगे और 6 बोला था तो अंतिम पद 6 करेंगे, इसको भी कितना से गुना करेंगे 3 से। और आप लोग क्या करें, इसका एवरेज निकालिए 2 से भाग कर दीजिए, तो 3 ही कम 3 18, 18 3 कितना 21, 21 को 2 से भागा देंगे तो 10.5 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए बस हो चुका है, 88 क्वेश्चन हो चुका है। देखते हैं 89। ये किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जानिए एल निकालना पड़ेगा। तो एल के लिए क्या होता है, स्लैंट हाइट के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप लोग निकालते हैं तो ओवरऑल अगर आप लोग निकालें तो 841 आएगा। 841 किसका अंडर रूट होता है, तो 29 का होता है। तो एल का वैल्यू 29 आ गया। क्लियर है। और आप लोग को पता होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई आर एल इंटू, देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या करें एल प्लस आर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 22/7 है और आर का वैल्यू देखिएगा तो 20 लिख रहा है। फिर एल का वैल्यू देखिए कितना लाया था मैं 29 लाया था, प्लस आर का वैल्यू कितना था 20। यहाँ से पूरा ओवरऑल सॉल्व किया तो 3080 आएगा। कितना आएगा 3080। तो ओवरऑल आंसर देखिए तो 3080 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग देखिएगा तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं ना तो तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसको क्या कीजिए ना हीरोन्स का फॉर्मूला कीजिए, यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा। तो यानी 35 प्लस 84 प्लस 91 बाई क्या करेंगे 2, इसको ओवरऑल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ने पर 210 आ रहा है। ठीक है, 210 को 2 से भागा देंगे, आई थिंक 105 आएगा। अब इसका हीरोन्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल निकालेगा। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे तो काफ़ी मोहब्बत से बनाए होंगे। क्या होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एंड एस माइनस सी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एस का वैल्यू 105 था, तो 105 में से ए का वैल्यू कितना था 35 था, घटाएंगे 70 आ गया। फिर 105 में से 84 को घटाएंगे 21 आ गया। 105 में से 91 को घटाएंगे 14 आएगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 1470 सेंटीमीटर आएगा। तो राइट आंसर होगा 1470, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इसे बोलते हैं टी एन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, ए होता है आर इंटू एन माइनस वन है। तो यहाँ पे आप लोगों का पांचवा पद निकालना है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे T5 निकालना है। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू कितना लिखा, 2 लिख दिए। अब देखिए आर का वैल्यू कितना लिखा, 3। अब लोगों को पांचवा पद निकालना है, तो एन माइनस वन होता है, यानी 5 में से गया क्या लिखेंगे, 4। अब फार्मूला पुट कर 2 कर देंगे, 3 का पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81। तो 81 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 162। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 162, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो राइट आंसर करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 162, यानी ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5 क्या लिख रहा है, 5 मिलीमीटर व्यास का एक तार इसके चारों तरफ से लपेटा जाता है ताकि उसे यह पूरा ढक ले। तो इस्तेमाल किए गए तार के लंबाई क्या होगा। तो इसमें अगर आप लोग निकालिए ना, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर लिख रहा, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, तो इसमें चक्रों की संख्या, इसमें रुके थोड़ा वेट कीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा था। 3 सर्वांगसम वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसके बीच के हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक वृत्त हो गया, अब इसके बाद एक फिर वृत्त ले लिए, 2 वृत्त हो गया, एक और ले लिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, हो नहीं रहा, ये 3 वृत्त ले लिए। अब इसी में क्या करना, प्रत्येक हिस्से में एक दूसरे को इसके क्षेत्रफल बना क्या, इसमें देखिए आप लोग को ट्रायंगल को शो करना हो नहीं यार। तो देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाएगा तो ट्रायंगल शो करना। अब देखिए 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या था, ये 4 है, ये भी 4 है, फिर देखिएगा आप लोग के सामने ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी आप लोग के सामने 4 है, ये भी 4 है। क्लियर है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए तो सी मान ली, ए मान ली, ए बी, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्या करें, 3 गुना थीटा बटा 360 डिग्री में जो पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर कर दीजिएगा। अब फिर दोनों का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। क्लियर है। बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है। कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच का परिमेय संख्या है। तो जब भी आप परिमेय बोलता 3 और 5 के बीच, तो देखिए रूट दे दीजिए, दोनों का गुना कर दिया, 3 को 5 से गुना कर, 3 5 15। तो ऑप्शन में नहीं लिख रहा, तो 15 नहीं लिख रहा ये, तो वैसे तो 15 ही होना चाहिए था। तो ये भी अगर नहीं लिख रहा तो फ्रेंड्स आप एक काम कीजिए, 15 के देखिए के बीच अपरिमेय संख्या। सबसे पहले इसका तरीका होता 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या ना, 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए तो जो मैं दोनों को अंडर रूट देते हैं। ठीक है। और दोनों को गुना कर, रूट 15 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रूट ई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। वैसे अगर देखा जाए तो 3 और 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स तो अपना आप लोग का √17 भी हो जाएगा, √19 भी हो जाएगा, √18 भी, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण जिसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। इसके लिए क्या कि सबसे मान ली छोटा कोण मान ले x मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या लिख रहा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने यहाँ पे 3 गुने मान ली से 28 डिग्री कम है, तो इसका सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं कि यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है। आप लोग बना सकते हैं। फिर क्या करें, x मान लेंगे प्लस क्या लिखेंगे 3x माइनस क्या करें 28 कम तो 28 करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे 360 डिग्री लिखेंगे। अगर आप लोग सॉल्व भी कर लेगा ना तो इसको बन जाएगा। तो ओवरऑल इसका देखिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टाइमिंग प्लस ना जगह नहीं बन पा रहा मेरे पास। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, माना कि छोटा कोण, तो अल्टीमेटली फिर छोटा कोण x मानेंगे। क्लियर है। तो आप लोग खुद से बताइए, जब छोटा कोण ये माने हैं तो बड़ा कोण के लिए क्या कीजिए 180 माइनस डिग्री करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख रहा है इसका 2 गुना हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है प्लस क्या करेंगे 3x कर देंगे, 3 गुना था, इसमें से 28 कम है। ठीक है। ओवरऑल अगर वैल्यू देखिएगा तो 360 डिग्री होता। आई होप क्लियर होगा। समांतर चतुर्भुज कब हो रही है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 8x का वैल्यू निकालेगा, तो टोटल 360 कीजिएगा, इधर 28 दूनी 56, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं टोटल 52 आएगा। अब 180 में से 52 को घटा दीजिएगा तो ओवरऑल 128 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 घोड़े 9 दिन में 18 क्विंटल जाई खाते हैं तो इस दर पर 15 घोड़े के लिए 66 क्विंटल जाई कितने दिन में पर्याप्त होंगे। असली मसाले सच MDH का मसाला यूज कीजिए। देखिए मैन कितना, यानी M घोड़ा हो गया, दिन हो गया, 18 क्विंटल है, तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा, कंसेप्ट पढ़े होंगे। फिर M देखिए घोड़ा ही है, D का वैल्यू निकालना था और H का वैल्यू 66। आप सॉल्व कर लीजिए ना। ये 5 का पारा में 15 3 बार में आता है,
अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो गया, 3 का पावर में 66 22 बार में आता है, ये आप लोग का 9 बार में आ गया, ये 11 बार में है, 9 कैंसिल हो गया तो 11 बच गया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 11, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करें क्योंकि इसका आंसर आ गया 11 दिन। एक मीनार की ऊंचाई 200√3 है। देखिए यहाँ पे एक मीनार की ऊंचाई 200√3 है। इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए इस टाइप से आप लोग कीजिए, कुछ नहीं करना। ये है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पे कितना, ये 200 मीटर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई कितना लिख रहा है, 200√3 है। अब आप लोग बताइए यहाँ से 90 डिग्री हो तो यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली आप लोग बता सकते हैं 200√3 बटा 200 कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ tan थीटा का यूज कीजिएगा ना तो ओवरऑल आप लोग आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर है 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। विकास ने एक निश्चित दूरी बैग से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 10% की चाल से 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए सबसे पहले औसत चाल में तो कुल दूरी, तो कुल दूरी आप लोग का 100 दिख रहा, बड़ा कुल समय। तो समय देखिए आप लोग का सबसे पहले 40% बोल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर से, फिर 50% लिख रहा है, टोटल यहाँ पे लिख रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, फिर शेष कितना बच गया 10। तो 10 को भी किससे डिवाइड करें, 10 से। इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो टोटल आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ही बनाइए। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, कि वर्ग के साथ बदलता है, देखिए वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 रुपये के मूल्य में एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा गया जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे 3x कर देंगे, फिर 2 है तो यहाँ पे 2x कर देंगे, फिर क्या करेंगे x कर देंगे। ओवरऑल अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो 3 2 5 1 6x आ गया। तो अब इसका क्या करें, स्क्वायर कर देंगे। तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 36x स्क्वायर का अगर वैल्यू देखेंगे तो टोटल आ रहा 6084 आ रहा। क्या आ रहा, 6084 आ रहा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो ओवरऑल 6084 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल क्या करें 36 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल देखिए तो 169 आ जाएगा अंडर रूट में। तो 169 किसका होता है, 13 का होता है। कितना का होता है, 13 का। अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए आप लोग के सामने था, इसका वर्ग लेंगे। तो देखिए 3x का इसका वर्ग कर दिए, फिर कितना था 2x था, तो 2x का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर आप लोग के सामने क्या था, x था, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 13 9 4 13 14, यानी कि 14x स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखेंगे हीरे के मूल्य की हानि पता करना था। तो यहाँ पे देखेंगे 36x स्क्वायर आया था, माइनस क्या करेंगे 14x स्क्वायर को घटा देंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो 22x स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए आप लोग खुद बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए 22 तो कर दिया हूँ, x स्क्वायर का वैल्यू कितना था 169 था। तो ओवरऑल वैल्यू निकालिए तो 3718 आ रहा था, 3718 रुपीज़ आंसर आएगा। तो ओवरऑल आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बनाइए, सब इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आप लोग अंतर के लिए तो हमेशा याद रखिए अंतर वाला क्वेश्चन इजी होता है। देखिए 1 वर्ष के लिए लिख रहा ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अर्धवार्षिक के लिए, तो अर्धवार्षिक के लिए समय को क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। तो यानी कि टाइम अगर यहाँ देखिएगा तो टाइम ओवरऑल 2 वर्ष आ रहा और रेट आ रहा 10% आ रहा। और अंतर का फॉर्मूला आप लोग यूज कर दिए, तो अंतर इजकल तो लिख देता हूँ आगे। देखिए अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। अंतर का फॉर्मूला होता है P लिखते हैं, फिर लिखते हैं R/100 का होल स्क्वायर करता है। फॉर्मूला पुट कीजिए तो अंतर निकालना था। पी का वैल्यू आई थिंक 10,000 लिख रहा था, 1000 का आर लिखेंगे 10 का आधा, यहाँ पे 10/10 कर देंगे, यहाँ पे 100 गुना 100 कर देंगे। ओवरऑल आप लोगों के साथ ये पूरा कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो करे कितना आएगा 10 रुपये। तो राइट आंसर कितना लिखेंगे 10 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 10 रुपये। क्या आएगा 10 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को तो ऑरली बना सकते हैं आप लोग। क्या लिख रहा है, यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना % दूध और मिलाया जाना चाहिए। मैं आप लोग को बताना चाहता, देखिए 49 लीटर घोल था, इसमें कितना था 63%, इसको कितना और मिलाया जाना चाहिए ना, तो कितना यानी हम लोग मान लेते हैं x मिलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल क्या हो जाए 49 प्लस x हो गया। अब यहाँ पे इसको कितना करना था 70% करना था। ओवरऑल आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू देखिएगा तो 343 बटा क्या आएगा 30 आएगा। तो ओवरऑल इसको अगर पूर्णांक में लगे तो 11.13/30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको देखिए, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सोना अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो मोना अकेले कार्य को कितना दिन में पड़ेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं ट्रिक से बताऊँ, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना आ रहा है 6 का। अब सॉल्व कर लें, 6 का पारा में 24 बार आता है, 6 चौक 24, तो 18 चौक कितना था 72। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 105 हो गया। अगला क्या लिख रहा,
एक छात्र को 4 विषयों में औसत अंक 75 है, लेकिन जब उनमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाती है, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे? फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यानी कि देखिए 106 का बोला ना, हम क्या करेंगे, देखिए 4 का औसत कितना लिख रहा है 75, तो 75 कर देंगे, ठीक है। अंग्रेजी का जोड़ना है तो अंग्रेजी का मान लिया x, तो टोटल सब्जेक्ट कितना 4 और अंग्रेजी का 1 मान लिया तो 5 हो गया। अब ओवरऑल इसका एवरेज कितना रहा 70 हो रहा। अब सॉल्व में 75 को 4 से गुना करेंगे तो आई थिंक 300 आएगा, 300 प्लस एक्स, आप 70 को 5 से गुना 350 आएगा, तो एक्स का वैल्यू देख लेंगे 50 आ रहा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट 15% की छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि 500 रुपये अंकित मूल्य वाले टी शर्ट का वास्तविक मूल्य क्या होगा? यानी सीपी निकालना है। इसके लिए आप लोग एक फार्मूला का यूज करना। ओवरऑल इस फार्मूला आप लोग को बहुत पेपर में भी काम आएगा। इस फार्मूला को लिख लीजिए, MP/CP। देखिए MP/CP इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, फिर यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट होता है। MP का ओवरऑल वैल्यू लिखा था 500 यूज कर दें। CP आप लोग को निकालना है, फिर देखिए 100 माइनस डी, डिस्काउंट का वैल्यू 15% 85 कर देंगे, यहाँ पे 125 कर देंगे और आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए 17 पचे 85 हो गया, 25 पचे 125 हो गया, फिर 25 का पहाड़ा में ये आप लोग को 50 500 कितना 20 बार में आता है। अब 17 को 20 से गुना करें तो 340 रुपये आएगा। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना, देखिए कम और अधिक वाला रहता है, दोनों को हम लोग सबसे पहले सम करते हैं। तो 10 और 20% का सम कितना होगा? टोटल ओवरऑल कीजिएगा, देखिए जब भी कम और अधिक वाला रहेगा तो दोनों को जोड़ दिया तो 30 10 और 30 20 कितना होगा? 30%। 30% का वैल्यू देखिएगा आप लोग के सामने 332 लिख रहा है। तो ओवरऑल आप लोगों को क्या बोला? तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आरंभिक मूल्य यानी कि आप लोग को 100% का वैल्यू निकालना। क्लियर है? तो यहाँ पे निकालिए, तो कटता है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या ये यहाँ पे? तो वस्तु का आरंभिक मूल्य यानी कि आरंभिक मूल्य यानी शुरू वाला मूल्य हो रहा, तो यानी कि यहाँ पे 90% का वैल्यू निकाला। क्लियर है? तो यहाँ पे 100 ये 0 करने से 3 3 9 हो गया 3। अब 3 को 332 से गुना किया तो ओवरऑल कितना है? 996 आ गया, यानी 996 है क्या? तो बिल्कुल, तो ओवरऑल देखिएगा 996, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इजी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ रहा। ठीक है, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन खरीदे, यानी एक रेट निकालने के लिए 63,000 को 6 से डिवाइड किए, कितना आ गया? यानी कि आप लोग का आ गया 10,501 का आ गया। क्लियर है? अब लिख रहा उसने 5% के उससे लाभ हुआ, तो 5% का जब लाभ हुआ तो 10,500 है ना, ये इसमें से हम लोग क्या करें 5% का लाभ, यानी 100 बाई क्या करें 105 करेंगे। तो ओवरऑल इसको देखिएगा तो 10,000 में आप लोग को बेच दिया। तो पूरा 8 मशीन का कितने में बेची जाना चाहिए? कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोगों को क्या करना था, देखिए SP निकाले ना, ये तो आप लोग का 10,000 है, गुना क्या करें 115% गुना 8 कर देंगे। तो ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 था ना ये, तो यहाँ पे निकालिएगा तो टोटल 92,000 आ जाएगा, 92,000 आएगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर शायद B लिख रहा है, तो B को क्लिक कर देंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त होता है? जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहता है ना, तो जो भी शेषफल रहता है दोनों को माइनस कीजिए, यानी कि 126 में सबसे पहले 2 घटाइएगा तो ओवरऑल आप लोगों के सामने 124 बचेगा, फिर 224 में से 7 को घटाएंगे तो 217 बचेगा, फिर 608 में से 19 को घटाइएगा तो ओवरऑल आप लोग का 589 बचेगा। क्लियर है? और आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग HCF इसका निकालते हैं फ्रेंड, तो देखिएगा ना HCF आप लोग इसका HCF निकालेगा ना, तो ओवरऑल आप लोग के सामने बचेगा 31। क्या बचेगा? 31। तो राइट आंसर होगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर रहा। चलिए, बस यही था। आप लोग का साइंस का कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, इसको ही बता देता हूँ। क्लियर है? और 15वां नंबर सेट को मैं पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। चलिए, साइंस का क्वेश्चन, लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाला परमाणु बमों का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या करें E को क्लिक करेंगे। याद रखें, अगेन आई रिपीट, ये जापान के, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ, ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था इसका प्रयोग। हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग पढ़े भी होंगे, शायद नहीं कन्फर्म। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, तो हिरोशिमा में जो हुआ था वह 6 अगस्त 1945 को हुआ था, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। और नागासाकी में जो हुआ था इसका बम अटैक जो हुआ था 9 अगस्त 1945 को हुआ था, ये आप लोग को पढ़े होंगे। क्लियर है? तो सेकंड जो हुआ था नागासाकी में, लिख देता हूँ, नागासाकी में सेकंड हुआ था, और फर्स्ट जो हुआ था हिरोशिमा में हुआ था। कहाँ पे होता है? हिरोशिमा हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे। और इसमें किसका प्रयोग किया था? प्लेटिनम का प्रयोग किया गया था। क्लियर है?
चलिए, और जो परमाणु बम था हिरोशिमा पे जो बम प्रयोग किया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और चलिए, लिटिल बॉय था, इसका मोटा फैन था नाम। कोई व्यक्ति धन प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड तभी कर सकता है जब परिवेशिक शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किससे भिन्न होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, एक परमाणु अपने आयन से इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को, आई थिंक अगर मान लीजिए सोडियम का निकालिए तो सोडियम के 11 होता है ना, तो देखिए 2 8 1 तो इसके इलेक्ट्रॉनिक तोड़िएगा तो क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें अगर इसको लिखिएगा तो Na+ लिखा था, क्या लिखा था? Na+। अब देखिए इसमें देखिए इसका परमाणु संख्या तो कितना है आप लोगों को पता है, 11 है, ठीक है। वही अब इसका परमाणु संख्या जितना तो प्रोटॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं ना, इसमें से एक पॉजिटिव देने की वजह से एक घट जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है, इस चीज़ को आई थिंक आप लोगों को पता होगा। अगेन आई रिपीट, मान लीजिए क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन का माइनस करते हैं तो इसका जेड की संख्या आई होप पता होगा 17 होगा। कोई प्रोटॉन की संख्या भी बात करते हैं तो इसका 17 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं ना तो माइनस में है तो प्लस कर, यानी कि 18 हो जाएगा। इस टाइप से चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को होता है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स का यूनिट जो होता है यानी किलो जूल पर किलोग्राम होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर किस प्रकार का बन जाता है? हमेशा याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर हमेशा मुलायम बन जाता है। क्या बनता है ये? मुलायम बन जाता है, यानी मुलायम। तो ऑप्शन तो दिया ही होगा, देखता हूँ, कठोर ढीला हुआ, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ऑप्शन है क्या? देखता हूँ, मुलायम। तो ऑप्शन मुलायम हो जाता है, तो क्या लिखेगा? मुलायम। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जो बार बार गर्म करने पे नरम किया सकता है और नए आकार दिया सकता है, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और थर्मोसेटिंग ये होता है जो आकार नहीं बदलता है। चलिए, निश्चित संगठन का नियम किसने दिया था? तभी जस्ट मैं बताया था, निश्चित संगठन का नियम जो दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए, इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोगों को पता है H2O का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है? 2:1 में होता है, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग। चलिए, किस प्रकार के गुणों का अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसके लिए जो होता है ना, इसमें रासायनिक परिवर्तन है तो अल्टीमेटली रासायनिक ही करेंगे। क्या करेंगे? रासायनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। केल्विन और सेंटीग्रेड तापमान पैमाने के बीच में इकाइयों का क्या अंतर होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, केल्विन और सेंटीग्रेड तापमान पैमाने के बीच इकाइयों का जो अंतर होता है वह 273.15 होता है, 273.15 होता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 0.01 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वह 273.15 केल्विन होता है। इस चीज़ को साथ पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एक मोल अमोनिया 17 ग्राम का होता है, तो फिर 0.3 अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल वे में जो बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे अमोनिया का बोल रहा है ये, तो एक मोल ग्राम 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम का है तो 0.3 मोल। तो यहाँ पे आप लोग को इसको बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली इसका फार्मूला भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल 17 ग्राम है, हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग को इसका द्रव्यमान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कितना? 0.3 मोल का, तो 0.3 NH3 को तोड़िएगा ना, तो टोटल आप लोग का इसका वैल्यू 17 लिख रहा है, तो 17 को 3 से गुना करें कितना आएगा? 15.1 लिख रहा है, 5.1 आ रहा, तो 5.1, तो 5.1 ग्राम आएगा। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। मीथेन अणु में CH का बंधन का कोण क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है मीथेन, सबसे पहले इसका फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे, क्या होता है? CH4 होता है, क्लियर है। तो ये इसमें जो होता है, देखिए C लिख दीजिएगा, आप लोग को पता होगा इस टाइप से हम लोग इसको बनाते हैं। ये H लिख देंगे, ये भी H लिख देते हैं, ये भी H लिख देते हैं, ये भी H कर देते हैं। इसके भी जो एंगल बनता है ना 109.5 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, पानी के अणुओं को किस प्रकार के का हाइड्रोजन बंधन होते हैं? तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पानी के अणुओं में अंतर आणविक बंधन होता है, अंतर आणविक। तो देखा तो अंतर आणविक, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अल्कोहल और HF अणु में किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें, अल्कोहल और HF में एक में अंतरा, एक में अंतरा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
298 केल्विन पानी के आयनिक उत्पाद का मूल्य क्या होता है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए अर्नियस के अनुसार HCl क्या है, तो HCl का एक प्रकार के क्या है, एसिड है। ये क्या है, एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑक्सीकरण अपचयन का ऑक्सीकरण एक अपचयन करने वाले सर्जेंट एजेंट का कारण होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अपचयन हाइड्रोजन का योग होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रोपोसेसिव तत्व एक प्रकार का अवकरण होता है, बिल्कुल। तो एक से अधिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेगा, निम्नलिखित में कौन से प्रकृति में अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सीवेज जो कीचड़ होते हैं, सीवेज जो कीचड़ होते हैं प्रकृति में अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन सा बंधन डीएनए में मौजूद नहीं होता। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा डीएनए, तो डीएनए आप लोग का सेल है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जो ना आप लोग का जो आकार होता है, यानी डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं डीएनए बोलते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। इसमें देखिए, इसमें टी होता है, यानी कि टी होता है, एडेमिन थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सी और जी यानी साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसमें जो बंधन जो होते हैं, इसमें एक नाइट्रोजन बॉन्ड भी होते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा है तो ऑप्शन नंबर कहाँ जा रहा है, देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए डीएनए, तो देखिए डीएनए अणु में डाइसल्फाइड बंधन मौजूद नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता सकता हूँ डीएनए के दो स्टैंड पर मौजूद नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और वही फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो इसमें एडेमिन थायमिन, देखिए मैं लिखा भी था, एडेमिन और थायमिन होते हैं। क्लियर है, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वही साइटोसिन और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर है, और डीएनए में बेस स्टैंडिंग जो होता है वो वेंडरवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेंडरवाल के कारण होता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक होते हैं एडेमिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो समांतर जो सीरा मैं स्टेप से बताया था, इस स्टेप जो बताया था ना, 3 से लेके 5 दिशा में होता है, या फिर दूसरा 5 से 3 दिशा में होती है। क्लियर है, इस सब चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, जो जीन के साथ विरासत में मिलने जो जीन एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति दिखाते उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। तो अल्टीमेटली उससे उन्हें बोलते हैं लिंकेज समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज समूह कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए विकृतीकरण किसके माध्यम से हो सकता है। तो फ्रेंड्स याद है, डीएनए विकृतीकरण जो होता है ना, वह डबल स्टैंड्स की वजह से हो सकता है। तो इस डबल स्टैंड से भी होता है, यूवी किरणों के देखा है तो एक से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन मकड़ी का रेशम होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड प्रोटीन का जो मकड़ी का जो रेशम होता है वो कोलेजन होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल कितनी संख्या होती है। तो याद रखिए, एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल संख्या जो होता है ना, वो 36 एटीपी होती है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, और ये बात करना चाहते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में होता है 2 एटीपी होते हैं। कितना होता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी होते हैं। वही एक आप लोग पढ़े होंगे क्रेब्स चक्र में, तो क्रेब्स चक्र में कुल 24 एटीपी होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्लोरोप्लास्ट की शिथिलता से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट की शिथिलता से होने वाला रोग को बोलते हैं पत्ता विभिन्नता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्ता विभिन्नता, यानी पत्ता परिवर्तन रोग बोलते हैं। किस कोशिका में आरडीएनए एकत्रित समूहों को क्या कहते हैं। किसी कोशिका में आरडीएनए के एकत्रित समूहों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूली बोलते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोली बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोली बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव कंकाल मानव का अवशेषी हड्डी वाला भाग है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो कोक्सिक्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसमें देखिए, पार्श्विक फुसफुस का आवरण का निम्नलिखित में कौन सा हो मानव डायफ्राम के ऊपरी सतह को कवर करता है। तो आंसर से देखिएगा तो डायफ्रामिक फुसफुस कहेंगे इसको। कौन सा मानव शुक्राणु को गति करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया भी था, मानव शुक्राणु को गति करने में जो ना फ्लैगेलम मदद करता है। तो फ्लैगेलम नहीं ऑप्शन में क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पुरुष का पूरा शरीर का एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु जो होता है ना, पुरुष का प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। क्लियर है, चलिए। और पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, वो अंडकोश में होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। कौन नेफ्रॉन द्वारा पानी के पुनः अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड ये जो करता है नेफ्रॉन करता है। कौन करता है, नेफ्रॉन। तो ये लूप के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो लूप। तो ऑप्शन में तो दिया ही होगा। तो देखिए नेफ्रॉन का लूप के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
उस स्थिति का नाम बताइए जब मूत्र में केरोटीन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो अल्टीमेटली मैं बताया था, इसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो ऑप्शन नंबर ई को कर दें, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। हिस का बंडल किसमें निम्नलिखित में से बना होता है? तो हिस का जो बंडल जो बना होता है ना, वेटिकल्स की आपूर्ति की जाने वाली मांसपेशी उत्तक से बना होता है। ये सब सारे क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन इसमें हैं, देख लीजिए, ये सब सारे आप लोगों को पूछ रहा है, ठीक है। ध्रुवीय कक्षा का झुकाव पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में कितना डिग्री होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 144 का, ऑप्शन नंबर सी का, यानी 90 डिग्री होता है। थर्मामीटर में पारी का उपयोग क्यों आता है? तो अल्टीमेटली याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तापमान के साथ आयतन में रखी भिन्नता को दर्शाता है। बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए, सब वैसा आने वाला नहीं है फ्रेंड, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अपने क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा उत्सर्जित नहीं किया सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से एक से अधिक, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा क्षय के कारण प्रोटॉन और नाइट्रोजन उत्सर्जित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेडियोधर्मी के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, रेडियोधर्मी द्वारा पदार्थों एवं क्षय होता है, ठीक है। रेडियोधर्मी तक खोज किसने किया था? हेनरी बैकुलर ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, यानी कि सेट नंबर 14 रहा। अब मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ, कुछ ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे विस्तार से जो बताऊँ। 40 क्वेश्चन ये सारे सब्जेक्ट्स वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। 40 क्वेश्चन आप लोग का जो मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ्स का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे लेवल का था। लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो ना, ये लेवल नहीं है आप लोग का, लेवल का बीपीएससी टीआरई की जैसा लेवल नहीं है साइंस का जो भी क्वेश्चन था ना, इसलिए मैं डिटेल से पूरा नहीं बता रहा था। ये क्वेश्चन आप लोग का लेवल लायक नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए प्लेटफॉर्म बुक में किस टाइप का सेट हुआ था, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, अब तक मैं कुल 15 सेट में बता दी अपलोड कर दूँगा। आप लोग हमारे बीपीएससी के सेट नंबर में आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। टोटल 15 सेट अपलोड कर चुका हूँ, ये 14वां नंबर है, लेकिन 15वां भी सेट अपलोड कर चुका था, शायद दूसरा वीडियो मेरा वही था। अब केवल एक और सेट बचा हुआ, उसके बाद मैं फिर से एक नए बुक से मैं पूरे का पूरे मैं करवा दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार। थैंक यू सो मच।